दोस्तों हम सब जानते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के 1 साल हाल ही में पूरे हुए और इस युद्ध ने न सिर्फ रूस और यूक्रेन को बल्कि पूरे विश्व को ही किसी न किसी तरह से नुकसान पहुंचाया है। 2 हफ्ते में कीव फतेह करने का पुतिन का सपना आज 1 साल बाद भी अधूरा है। वहीं ज़ेलेंस्की की आर्मी अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली रूस की आर्मी को चुनौती दे रही है। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे यूक्रेन हैरान परेशान हो गया, क्योंकि दोस्तों जर्मनी तो पहले अपने मेजर टैंक्स देकर यूक्रेन की मदद करना चाहता था, लेकिन रूस के सफेद बारूद और उसकी दखलंदाजी के चलते जर्मनी ने भी अपने पैर पीछे खींच लिए और यूक्रेन को टैंक देने से मना कर दिया। तो दोस्तों आइए मिलकर जानते हैं कि आखिर क्या है रूस का ये सफेद बारूद जिससे जर्मनी तक डर गया। अब दोस्तों ये सफेद बारूद क्या है, ये जानने से पहले हमें थोड़ा इतिहास में जाना होगा। बात है दूसरे विश्व युद्ध की, जब सोवियत संघ पर नाजी जर्मनी के आक्रमण का कोड नेम ऑपरेशन बारबरोसा था, जो 22 जून 1941 को शुरू हुआ। इस अटैक में लगभग 40 लाख जर्मन सैनिकों की टुकड़ियां शामिल थी, जिन्हें फिनलैंड, रोमानिया, हंगरी और इटली का समर्थन था। इस अटैक का मुख्य लक्ष्य सोवियत इलाके को जीतना, सोवियत सेना को नष्ट करना और मॉस्को, कीव और लेनिनग्राड जैसे सोवियत शहरों पर कब्जा करना था। शुरुआत में जर्मन सेना ने मिन्स्क, स्मोलेंस्क और कीव में बड़ी जीत के साथ महत्वपूर्ण लाभ कमाया, लेकिन 1941-42 की क्रूर सर्दी ने जर्मन सेना पर भारी असर डाला, जो ऐसे कठोर मौसम की स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। 1942 के अंत तक जर्मन सेना को रोक दिया गया और सोवियत संघ ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी, जिसने जर्मन सेना को और पीछे धकेल दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध में ऑपरेशन बारबरोसा एक प्रमुख मोड़ था, क्योंकि इसने क्षेत्रीय विस्तार और नस्लीय भेदभाव के लिए हिटलर के एम्बिशंस को पूरी दुनिया के सामने रख दिया और दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली देशों के बीच एक कड़वा और लंबा संघर्ष छिड़ गया। हिटलर के ब्लिट्जक्रिग, जिसका मतलब सभी सैन्य बलों का यूनिफॉर्म अटैक होता है, फ्रांस में तो चल गया, जहां 3 हफ्ते में ही पूरे देश पर कब्जा हो गया। लेकिन सोवियत संघ उनके लिए सफेद बारूद साबित हुआ। 3 तरफ से किए गए इस हमले में न तो मॉस्को हाथ लगा और न ही लेनिनग्राड। गोला बारूद से कहीं ज्यादा कड़ाके की सर्दी ने ही लगभग 8 लाख नाजी जवानों की जान ले ली। हिटलर की हार के बाद पेरिस की संधि के तहत रूस ने पूर्वी जर्मनी पर कब्जा कर लिया, जहां कम्युनिस्ट सरकार बनी, और वहीं पश्चिमी जर्मनी यूरोप के प्रभाव में रहा। और दोस्तों इसी कड़ाके की सर्दी को पूरा विश्व रूस के सफेद बारूद के नाम से जानता है। इसके अलावा भी रूस के पास एक और सफेद बारूद है। जी हाँ, वही सफेद बारूद जिसका इस्तेमाल उसने यूक्रेन युद्ध के अपने शुरुआती दिनों में किया था। जी हाँ, हम यहाँ बात कर रहे हैं सफेद फास्फोरस बम की। अब दोस्तों ये सफेद फास्फोरस क्या है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बता दें कि सफेद फास्फोरस एम्युनिशन संयुक्त राष्ट्र से एक प्रतिबंधित हथियार है। इसका इस्तेमाल धुएं, रोशनी और युद्ध के दौरान बम को और ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए किया जाता है। ये हथियार इसलिए ज्यादा खतरनाक है क्योंकि हवा के संपर्क में आने के बाद ये बहुत तेजी से जलता है। और बता दें कि ये 2760 डिग्री सेल्सियस यानी कि 5000 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान पर जलता है, जिससे पैदा होने वाली भयंकर गर्मी और जहरीला धुआं इंसान को तुरंत मार सकता है। इसके जरिए कपड़ों, ईंधन, गोला बारूद या फिर अन्य ज्वलनशील पदार्थों में आग लगाई जा सकती है, जिस कारण दुश्मन को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। बता दें कि पहले के वक्त में ये बहुत ही प्रचलित युद्ध सामग्री हुआ करती थी और इसका इस्तेमाल पैदल सेना खुद को दुश्मन की नजर से छिपाने के लिए करती थी। पैदल सैनिकों को सफेद फास्फोरस से भरे हथगोले दिए जाते, जिससे धुआं पैदा होता। इसके अलावा टैंक्स और अन्य बख्तरबंद वाहनों पर सुरक्षा के लिए लगाए गए स्मोक ग्रेनेड्स में भी इनका ही इस्तेमाल किया जाता है। इन हथियारों का काम सफेद धुएं का बादल पैदा करके दुश्मन के दिखाई देने की क्षमता को शून्य करना होता है। इनका प्रयोग प्रतिबंधित नहीं, लेकिन किसी विस्फोटक के साथ इनका इस्तेमाल कानूनी तौर पर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सफेद फास्फोरस की चपेट में आने से मौत बहुत ही दर्दनाक होती है। इसके इस्तेमाल में मौत से ज्यादा लोग बुरी तरह से जलने से घायल होते हैं। खैर बता दें कि सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल पहले और दूसरे विश्व युद्ध में बड़े पैमाने पर हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 के अंत में ही ब्रिटिश सेना ने पहली बार फैक्ट्री में बने सफेद फास्फोरस ग्रेनेड को प्रदर्शित किया, और इसी दौरान अमेरिका, कॉमनवेल्थ देशों और जापानी सेना ने भी सफेद फास्फोरस से बने बमों का खूब इस्तेमाल किया। अब दोस्तों जर्मनी और रूस में दोस्ती और उठापटक को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। आपको बता दें कि 1989 में बर्लिन की दीवार का गिरना रूस और जर्मनी दोनों के ही इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना थी, और इसका उनके संबंधों पर भी बहुत असर पड़ा। बर्लिन की दीवार पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी के बीच एक बाधा थी, और इसके गिरने से ही शीत युद्ध खत्म हुआ और यूरोप में एक नए युग की शुरुआत हुई। जर्मनी के पुनः एकीकरण के साथ ही रूस और जर्मनी के बीच के संबंध भी प्रतिद्वंदिता से सहयोग और साझेदारी में स्थानांतरित हो गए, और जर्मनी रूस के शीर्ष व्यापारिक भागीदारों में से एक बन गया। हालांकि इन दोनों ही देशों के बीच नेटो विस्तार और 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे जैसे मुद्दों को लेकर भी तनाव रहा। और दोस्तों कई विशेषज्ञों का मानना है कि इन तनावों की वजह से ही ये दोनों देश अपने अलग अलग रास्ते पर चलने लगे हैं। और दोस्तों जैसा कि आपने भी मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा कि ज़ेलेंस्की की सेना के पास ज्यादा टैंक्स नहीं है,
जो रूसी आक्रमण का मुकाबला कर सके, और जो है भी वो है सोवियत जमाने के। ज़ेलेंस्की आने वाले महीनों में रूस पर काउंटर अटैक करना चाहते हैं ताकि छीनी गई जमीन को वापस लाया जा सके, लेकिन रूस के T-90 टैंक ज़ेलेंस्की के इन इरादों को खत्म कर रहे हैं। यूक्रेन का ये कहना है कि अगर उसे युद्ध में उतारने के लिए टैंक मिल जाए तो वो रूसी सेना को बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, बात जब भी रूस और यूक्रेन युद्ध की उठती है तो ऐसा माना जाता है कि जब रूस और यूक्रेन की शक्ति का आपस में कोई मुकाबला ही नहीं, तो पुतिन आखिर इस युद्ध को जीत क्यों नहीं पा रहे। बता दें कि रूस ने अभी तक यूक्रेन के खिलाफ अपनी वायुसेना, थल सेना या फिर नौसेना की पूरी ताकत का इस्तेमाल तक नहीं किया है। रूस के पास ऐसी परमाणु मिसाइलें हैं जो सेकंड्स में ही इस युद्ध को खत्म कर सकती हैं। और इतना ही नहीं, रूस गैर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर भी यूक्रेन की सेना का खात्मा कर सकता है। लेकिन इसके बावजूद रूस ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा और न ही पूरे मन से युद्ध को लड़ रहा है। ऐसे में ये कह पाना कि ये पुतिन की चाल का कौन सा हिस्सा है, ये बड़ा ही मुश्किल होगा। लेकिन दोस्तों, वहीं हाल ही में यूक्रेन से एक खबर आई कि पोलैंड ने यूक्रेन को लेपर्ड 2 टैंक्स का एक बेड़ा भेजा है। जिस लेपर्ड 2 टैंक को पहले जर्मनी ने यूक्रेन को देने से मना कर दिया था, हाल ही में खबरें आई हैं कि जर्मनी ने भी यूक्रेन की तरफ मदद का हाथ बढ़ाते हुए अपने नेटो दोस्त की मदद करने के लिए इन टैंक्स को यूक्रेन की जंग में उतार दिया है। जिसके बाद जर्मनी के कई लोग बर्लिन की सड़कों पर उतर आए, क्योंकि उनका ये मानना है कि इस युद्ध से जर्मनी को बहुत नुकसान हो रहा है और वो अब तक ही लगभग $100 बिलियन का नुकसान झेल चुके हैं। उनकी जीडीपी भी लगातार गिरती जा रही है और देश में महंगाई काफी बढ़ गई है। अमेरिका और नाटो देशों के यूक्रेन को मदद करने से रूस ने उनकी गैस सप्लाई यूरोप में बंद करने की बात कही है। पुतिन पहले भी यूरोप का कान ऐंठने के लिए कई बार नॉर्ड स्ट्रीम का नॉब बंद कर चुके हैं, जिससे जर्मनी समेत यूरोप के कई देशों को नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। बात अगर जर्मनी की ही की जाए तो वो अपनी 40% गैस की जरूरतों के लिए रूस पर ही निर्भर है और इस संघर्ष के बावजूद रूसी पाइप से जर्मनी को गैस लगातार जा रही थी। लेकिन दोस्तों, अब देखना होगा कि जर्मनी की तरफ से यूक्रेन को इस तरह की मदद के बाद रूस अगला कदम क्या उठाता है। हालांकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन जर्मनी ने रूसी गैस पर अपनी निर्भरता घटा ली है। लेकिन ऊंचे भाव पर मार्केट से गैस लेने पर उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है। उधर ज़ेलेंस्की भी मदद की गुहार लगा रहे हैं और उनका मानना है कि जंग के इस दूसरे फेज में टैंक से ही रूसी आर्मी का मुकाबला किया जा सकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जर्मन टैंक लेपर्ड 2 की ताकत जबरदस्त है और जर्मनी ने अपने दोस्त देशों को ही ये एक्सपोर्ट किए हैं। साथ ही जर्मनी ये भी चाहता है कि अमेरिका को भी पूरी तरह से खुलकर सामने आना चाहिए और वो कब तक बैक सीट ड्राइवर बनकर इस युद्ध में हिस्सा लेगा। इतना ही नहीं, हाल ही में पोलैंड ने जर्मनी की आलोचना करते हुए कहा कि रूसी आक्रमण को फेल करने के लिए मीटिंग की नहीं, यूक्रेन को हथियार देने की जरूरत है और यूक्रेन के लोगों का खून हर दिन हमें शर्मिंदा कर रहा है। जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को यूक्रेन में सरप्राइज विजिट पर देखा गया, जहां उन्होंने भविष्य में यूक्रेन की मदद के लिए हाथ बढ़ाने की बात रखी और साथ ही ये भी चेताया कि यूक्रेन को नक्शे से मिटने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी कीव दौरे के बाद वहां टैंक भेजने का फैसला किया। लेकिन दोस्तों, जिस युद्ध की शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि ये 4 दिन का युद्ध है और रूस इसे चुटकियों में निपटा देगा, तो ऐसे में ये युद्ध 1 साल से ज्यादा कैसे चल गया। कुछ जानकारों का मानना है कि पुतिन की चाल यूक्रेन युद्ध की आड़ में नेटो देशों को बर्बाद करने की है। पुतिन बिल्कुल नहीं चाहते कि रूस यूक्रेन के बीच चल रहा ये संघर्ष जल्द खत्म हो। ऐसे में वो युद्ध को लंबा खींचने के लिए अपनी सैन्य कार्रवाइयों को काफी धीमी रफ्तार से चला रहे हैं। पुतिन की चाहत ये है कि पश्चिमी देश लंबे समय तक यूक्रेन युद्ध में उलझे रहे और अपने संसाधनों का इस्तेमाल करें, जिससे इन देशों पर आर्थिक दबाव बढ़ेगा। अब रूस यूक्रेन युद्ध से तेल और गैस की दाम में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है और इसका सबसे बड़ा नुकसान यूरोपीय देशों और दुनिया के गरीब विकसित देशों को हुआ है। और ऐसे हालातों में रूस ने ओपेक प्लस देशों के साथ मिलकर तेल के उत्पादन को न बढ़ाने का फैसला लिया है, जिससे आने वाले वक्त में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों, पुतिन तो हमेशा से ही अपनी समझदारी और राजनीतिक सूझबूझ के चलते रूस जैसे बड़े और ताकतवर देश को इतने लंबे वक्त से लीड कर रहे हैं। इसीलिए उनके इन एक्शंस पर सवाल उठाना शायद अभी जल्दबाजी होगी और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे इस युद्ध से इन दोनों ही तरह के देशों को नुकसान पहुंचता है और इससे जो बाकी देशों को नुकसान पहुंचता है उसे कहते हैं कोलैटरल डैमेज। खैर दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, रूस और यूक्रेन के बीच चलने वाला ये युद्ध कब खत्म होगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आज की ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी सभी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।